हेलो एस्पिरेंट्स। आज से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे यूरोपियन से लेकर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947 तक। इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम। हम पढ़ रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम वाली मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया। यूरोपियंस कैसे इंडिया में आए, उनका एडवेंट, और उन्होंने कैसे कंसोलिडेट किया इंडिया को कन्वर्ट किया एज अ ब्रिटिश इंडिया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो कौन आया था। सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज के बाद में आए थे डच, जो कि नीदरलैंड से आए थे। थर्ड पे आए थे ब्रिटिशर्स, जिनको हम इंग्लिश बोलते हैं। फोर्थ पे आए थे डेन्स, जो डेनमार्क से आए थे। और लास्ट में आए थे फ्रेंच, ठीक है। तो ऐसे करके 5 यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया में आई थी। फर्स्ट पोर्टुगीज, सेकंड डच, थर्ड ब्रिटिशर्स, फोर्थ डेन्स एंड फिफ्थ फ्रेंच। तो 1 बाय 1 करके हम इन पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्टुगीज के बारे में कि आखिर वो इंडिया आए ही क्यों उन्हें जरूरत पड़ी इंडिया आने की, वो भी सी रूट के थ्रू। तो हम देखते हैं कि जो पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था एंशियंट हिस्ट्री में, हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे एंशियंट जो एम्पायर थे उनका ट्रेड लिंक था रोमन एम्पायर के साथ। तो वो क्या हुआ, वो 7th सेंचुरी आते आते डिक्लाइन होने लगा। तो उनकी जैसे ही रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उस एरिया में जो अरब्स हैं उनकी पावर इंक्रीज हो गई, जो कि इजिप्ट और पर्शिया में था, ठीक है। तो इन 1453 में क्या हुआ, रोमन एम्पायर तो डिक्लाइन हो गया, अरब पावर है वो इंक्रीज हो गई। और उन्होंने क्या किया, ऑटोमन ट्रक्स जो हैं उन्होंने एक जगह है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो कि सिल्क रूट के रास्ते में लाई करता है। जो सिल्क रूट है उस जो रास्ता है वो है कॉन्स्टेंटिनोपोल, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, यानी लैंड रूट को ऑक्यूपाई कर लिया और बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया। तो जो भी इंडिया के थ्रू व्यापार करता है या ट्रेड करता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत टैरिफ देना पड़ता, उनका प्रॉफिट कम हो जाता। अरब्स ने बहुत सारा टैरिफ बढ़ा दिया। सो यूरोपियन नीड न्यू रूट, इसलिए यूरोपियन को एक नए रूट की आवश्यकता थी जिधर से अगर वो आए तो उनका टैरिफ ना लगे और उन्हें प्रॉफिट हो। क्योंकि जो कॉन्स्टेंटिनोपोल वाला सिल्क रूट था उस पर तो ट्रक्स की खुद की मोनोपोली हो गई थी, वो जितना चाहे उतना टैरिफ बढ़ाते थे। तो उस वक्त क्या हुआ, 1497 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस, ठीक है। ये 1494 ट्रीटी हुई। ट्रीटी किसके बीच में हुई, ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस हुई रूलर्स ऑफ पुर्तगाल एंड स्पेन, ठीक है। इसमें क्या किया, ये जो ट्रीटी हुई टॉर्डिसेलस 1494 सीई में, ये ट्रीटी हुई बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगीज, ठीक है। जो इनके रूलर्स थे, स्पेन एंड पोर्टुगीज के जो रूलर्स थे, इनके बीच में ये ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी का क्या था, इस ट्रीटी का था कि जो ईस्ट होगा, जो वर्ल्ड का ईस्टर्न पार्ट होगा जिसमें इंडिया, अफ्रीका और ये आते हैं, ये क्लेम किया, ये मिल गया पोर्टुगीज को। और जो वेस्टर्न साइड का जो भी एरिया था वो मिल गया स्पेन को। तो जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसको 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट मिला पोर्टुगीज को और वेस्ट मिला स्पेन को। इसलिए जो पोर्टुगीज थे वो ईस्ट की तरफ मार्च करते हैं सी रूट ढूंढने के लिए, नया रूट ढूंढने के लिए। तो हमने देखा पोर्टुगल्स और स्पेन के रूलर्स में जो ट्रीटी है वो हुई, जिसमें जो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम, ओके। अब देखते हैं कि पोर्टुगीज में जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, सबसे पहले जो यूरोप से लेकर जो इंडिया का जो सी रूट है वो किसने फाउंड किया, तो सबसे पहले फाउंड किया था वास्को डिगामा ने। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया फ्रॉम केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां से इन्होंने इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर किया यूरोप से लेकर। सबसे पहले कहाँ पहुंचे, ये रीच टू कैलिकट इन 1498 AD। 1498 AD में ये कैलिकट पहुंचे, ठीक है। एज ए ट्रेडर आए थे, वास्को डिगामा एक ट्रेडर थे, ठीक है। एज ए ट्रेडर आए थे, कोई रूलर किसी राज करने की इच्छा से नहीं आए थे, ट्रेडर थे। एज ए ट्रेडर ये आए थे, ठीक है।
एज अ ट्रेडर ये आए थे, तो वहाँ के जो लोकल रूलर थे कैलिकट के, जिनको जैमुरिन भी बोला जाता है या समूथिरी भी बोला जाता है, उन्होंने इनका वास्को डिगामा का वेलकम किया। जब वास्को डिगामा यहाँ से ट्रेड कर कर यूरोप लेकर गए तो उन्हें 64 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, इसलिए वो वापस आए तो वास्को डिगामा चाहते थे कि वो अकेले मोनोपोली करें स्पाइस ट्रेड पे, क्योंकि उन्हें 64 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था, तो वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जितने भी अरब्स हैं, वांट टू एक्सपेल ऑल अरब्स, जो वो चाहते थे कि इस ट्रेड से सारे अरब्स को हटा दिया जाए, लेकिन जो वहाँ के लोकल रूलर थे जैमोरिन, उन्होंने मना कर दिया। अब जो वास्को डिगामा है या फिर जो पोर्टुगीज हैं, इनकी फैक्ट्रीज कहाँ लगी थी, ये तो बात होगी, इसके बाद भी फैक्ट्रीज लगती है, तो हम देखते हैं कि इनकी फैक्ट्रीज कन्नौर में थी, कैलिकट में थी और कोचिन में थी। ठीक है, पहला फोर्ट जो है वो पोर्टुगीज ने कहाँ बनाया था, वो बनाया था कोचिन में। सेकंड फोर्ट इन्होंने बनाया था कन्नौर में। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो पोर्टुगीज की तरफ से पहले गवर्नर थे जो इंडिया में अपॉइंट हुए थे। इन्हें अपॉइंट किया था पोर्टुगल किंग ने 1505 में। पोर्टुगल किंग ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को एज अ गवर्नर इंडिया में पोर्टुगीज का गवर्नर अपॉइंट किया था, जिनका टेन्योर था या जिनकी टर्म थी 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद में गवर्नर चेंज होता। अब हम देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जो पॉलिसी थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, कि वो नेवल सुपीरियरिटी करना चाहते थे कि जो सी की तरफ जो भी रूट है उधर कोई दूसरे ट्रेडर्स ट्रेड ना करें अगर उनकी नेवल सुपीरियरिटी होगी। ब्लू वाटर पॉलिसी को कार्टेज सिस्टम भी बोला जाता है। इसी दौरान इनका क्या हुआ, इनके बेटे की डेथ हो गई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बेटे की एक वॉर के दौरान डेथ हो गई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद में उनकी गवर्नर की प्लेस ली अल्फांसो डी अल्बुरुकी ने। ये थे सेकंड गवर्नर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। इन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान हैं उनसे गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में। ओके, जो अल्फांसो डी अल्बुरुकी हैं इन्होंने सती प्रथा को भी अबॉलिश किया था, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। ठीक है, फर्स्ट टेरिटरी अंडर यूरोपियन सिंस अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर के बाद अगर किसी यूरोपियन ने कोई टेरिटरी अपने अंडर कंट्रोल में ली है तो वो है अल्फांसो डी अल्बुरुकी। और गोवा एक पहली टेरिटरी थी जिसको इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया यूरोपियंस ने। ठीक है, अब जो अल्फांसो डी अल्बुरुकी है, इन्हीं के टाइम पे काफ़ी सारी न्यू क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इन क्रॉप से काफ़ी बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2025 में भी पूछा गया था। इन्होंने क्या क्या क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की, जिसमें एक है गवावा, टोबैको, कैशूनट, कोकोनट, पपाया, पाइनएप्पल, और भी काफ़ी सारी की, लेकिन मेजरली ये की। जो मैंगो का नाम है अल्फांसो, वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है, मैंगो नेम्ड आफ्टर हिम, अल्फांसो मैंगो जो है। अब जो है भाई क्या स्कीम थी, ये लोग क्यों आए थे, इनका 3 ही मेजर स्कीम्स थी, 3 फोल्ड स्कीम थी यूरोपियंस की, जिसमें क्या था, कॉम्बैक्टिंग इस्लाम को कॉम्बैक्ट करना। ठीक है, मैरी इंडियन गर्ल्स, इनकी पॉलिसी थी कि इंडियन गर्ल्स से मैरी करो और यहीं पे रह जाओ ताकि उन लोगों में अपने लोगों के जैसे भावनाएं, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जो पोर्टुगीज हैं उन्होंने गोवा पर 450 साल राज किया था। फर्स्ट टेरिटरी जो है वो इनके अंडर कंट्रोल आई थी गोवा यूरोपियंस के, और लास्ट तक गोवा ही इनके अंडर कंट्रोल में रही थी। ठीक है, थर्ड जो गवर्नर आए थे पोर्टुगीज के वो थे नीना दा कुन्हा। ठीक है, ये भी गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हेडक्वार्टर कोचिन में था, पहले पोर्टुगीज का हेडक्वार्टर जो था वो कोचिन में था, कोचिन से इन्होंने उसको गोवा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मिलिट्री पोस्ट जो थी उनको चेंज किया, सेंट थॉमस चेन्नई में करा और एक तमिलनाडु में नागापट्टिनम किया। इन्होंने क्या किया, नीना दो कुन्हा ने क्या किया, किल्ड द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह। 1537 में बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर थे उनको मार दिया गया। ठीक है, और गुजरात के रूलर बहादुर शाह ही थे जिन्होंने पोर्टुगीज को बेसिन जो है वो दे दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई पोर्टुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन था वाइसराय था, यानी कि जो कि भाई जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, जो कि 3 साल की टर्म के लिए किया था। पहले इसमें सेक्रेटरी भी बात करते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके काउंसिल कर दिया गया।
रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी पोर्टुगीज की? प्रमोट क्रिश्चियनिटी इनटॉलरेंट टुवर्ड्स मुस्लिम। अर्लियर पोर्टुगीज जो थे वो हिंदूज की तरफ टॉलरेंट थे, बट लेटर टाइम्स में आते आते वो हिंदूज की तरफ भी इनटॉलरेंट होते गए। पोर्टुगीज लूज फेवर विद मुगल्स। मुगल्स का फेवर पोर्टुगीज ने लूज कैसे कर दिया? इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच्ड सूरत। 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं वो सूरत पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए। उस वक्त जो रूल कर रहे थे मुगल एम्पायर में वो थे जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर इम्प्रेस हो गए इनसे और इन्हें ट्रेड करने का अलाउ कर दिया, जिसके कारण जो पोर्टुगीज हैं वो नाराज हो गए और जो विलियम कैप्टन हॉकिंस हैं उनको जहांगीर ने 400 मनसबदारी की पोस्ट भी ऑफर की, ठीक है। इसलिए जो पोर्टुगीज है वो नाराज होकर उन्होंने पायरेसी स्टार्ट कर दी। अब पायरेसी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मुगल एम्पायर जो है या मुगल एम्परर जो है वो पोर्टुगीज से नाराज होंगे, इसलिए उनका जो फेवर है मुगल से वो हटता गया, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज का डिक्लाइन कैसे हुआ भाई, क्या कारण थे उनके? तो सबसे पहले था राइज ऑफ मराठास का राइज होने से पोर्टुगीज थोड़े डिक्लाइन में चले गए। इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। स्टार्टिंग में ये सिर्फ मोहम्मडन्स के लिए इनटॉलरेंट थे, लेकिन बाद में जाते जाते ये हिंदूज के लिए भी इनटॉलरेंट होते गए। रिड्यूस लोकल एडवांटेज इनका रिड्यूस हो गया, मुगल से इनका फेवर हट गया, ठीक है। पॉलिसी कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी, और इनकी पॉलिसी थी कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट की। डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी इन्होंने, पायरेसी वगैरह शुरू कर दिया था। और डिस्कवरी ऑफ ब्राजील, जब ब्राजील की डिस्कवरी हुई तो इनका सारा थोड़ा मोस्ट ऑफ द जो ध्यान है वो ब्राजील की तरफ ट्रेड में चला गया और इंडिया से थोड़ा ध्यान हट गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे यूरोपियन पावर के बारे में पढ़ेंगे।